हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया हंसने वाली कहानी लेके आई हूँ, जिसका नाम है बाई को कहे बाय बाय। और हैप्पी सैटरडे मॉर्निंग। आशा है आप लोग की ये वीकेंड की सुबह बहुत ही खूबसूरत शुरू हुई होगी और आप लोग हाथ में चाय का प्याला लेके और मैरी बिस्किट के साथ में मेरी ये कहानी सुनेंगे, जिसका नाम है बाई को कहे बाय बाय। और ये भी मेरी पुस्तक वो कुछ जानी कुछ अनजानी से ली गई है, जो कि शॉर्ट स्टोरीज़ का कलेक्शन है। लगभग 50 उसमें शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और कुछ थोड़ी थोड़ी सी कविताएं भी हैं। चलिए कहानी सुनते हैं, बाई को कहे बाय बाय। एक पत्रिका में लेख पढ़ा, बाई को कहें बाय बाय। उसे पढ़कर मुझे अपनी आप बीती याद आ गई। वाकई एक दिन ऐसा आया भी था जब मुझे बाई को बाय बाय कहना पड़ा था। बाई मीन्स जो घर में सर्वेंट्स काम करती हैं, मेड्स। कई सालों तक हमारे घर में लक्ष्मी स्वरूपा हेमा ही खाना बनाने का काम कर रही थी। लक्ष्मी स्वरूपा हेमा ही खाना बनाने का काम कर रही थी। वह ब्राह्मणी थी, कब आती और कब खाना बनाकर चली जाती पता ही नहीं चलता। उसकी लहराती चोटी और करीने से बंधी साड़ी उसकी पहचान थी। कभी उसकी ऊंची आवाज़ सुनाई नहीं देती और ना ही मेहमानों के आने या काम अधिक होने पर वह चिढ़ती थी। लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ उसके हाथ पैर भी थकने लगे थे और कुछ उसके दूसरे पारिवारिक मसले भी थे, जिनमें एक उसके लड़के की शादी का भी था। उनके यहाँ अच्छा नहीं माना जाता था कि लड़के की शादी और माँ घर घर जाके काम कर रही है। इसलिए उसने एक दिन काम जारी रखने में मजबूरी जताई और हमेशा के लिए काम पर आना बंद कर दिया। इतना ज़रूर हुआ कि हमने उसी की सिफारिश पर कांताबाई को काम पर रख लिया। कांताबाई भी ब्राह्मणी थी और हेमा के आस पड़ोस में ही कहीं रहती थी। शुरू में तो सभी काम वह ठीक ठाक ढंग से करती रही। समय से आती, रसोई भी खूब चमका कर रखती। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे उसके लक्षण नजर आने लगे थे। दूध से उतार कर इकट्ठी की गई मलाई को वह लकड़ी की मतनी से फेंट फेंट कर मक्खन निकालती। मिक्सी का यूज़ नहीं करती, अपने घर से मतनी लेके आई थी, उससे मक्खन निकालती और बचा हुआ ढेर सारा छाछ घर ले जाती। एक दिन मैं अचानक रसोई में गई तो उसके मुंह के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद मट्ठा लगा हुआ था। वह कहने लगी, अरे दीदी, सिर में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने मट्ठा पी लिया। उसके मट्ठा पीने में ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन कम से कम बता के तो पीना चाहिए था। मुझे कुछ अजीब सा तो लगा, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, जाने दो, अब इससे क्या कहूँ। फ्रिज में रखा बचा हुआ खाना भी वह बड़े प्रेम से खाती और दिन की बची रोटियां और सब्जी शाम को घर ले जाती। मैं भी सोचती, चलो ठीक है, किसी के बच्चों का पेट भर जाएगा। हम लोग 2 ही 3 लोग थे, इतना खर्चा ही नहीं था। एक दिन जब मैं ऑफिस से थकी हारी पहुंची तो वह अपनी बेटी को लेकर आई हुई थी। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली उसकी बिटिया ने कहा, आंटी, आप हमें स्पोकन इंग्लिश सिखा दीजिए, बोलचाल की इंग्लिश सिखा दीजिए। वह रोज़ाना सीखने आने के मुद्दे पर कुछ जिद सी करने लगी। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। एक तो वैसे ही मैं ऑफिस से घर पहुंची ही थी, इसलिए भी ज़्यादा बातें करने का मन नहीं कर रहा था। मैंने पिंड छुड़ाते हुए संक्षेप में कहा, देखो भाई, हम कॉपी किताबें दे सकते हैं, थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रेगुलर पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं। ऑफिस करें कि इन लोग को पढ़ाएं। अगले दिन कांता आई और मुझसे बड़ी शिकायती लहजे में बोली,
दीदी हमारी बेटी रूठ गई, आपने उसे पढ़ाने से मना जो कर दिया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन मन में तो यही आया कि नौकरी और घर दोनों के बीच पिसते हुए कभी खुद तो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाई थी। अब जब वे पढ़ाई के लिए बाहर निकले हैं और थोड़ा चैन मिला है, तो इसकी बच्ची को पढ़ाने में सर खपाने की जवाबदारी ओढ़ने में कौन सी समझदारी है। खैर, इस घटना के बाद भी कांता ने खाना बनाना यथावत जारी रखा और दिन गुजरते रहे। वह बड़ी व्यवहार कुशल थी। जब मैं ऑफिस से लौटती तो वह लपक कर मेरा स्वागत करती और जब तब मुझे चाटुकारिता भरी बातों से खुश रखने का कोई अवसर नहीं चूकती थी। दीदी आप तो हमारे लिए दुर्गा देवी जैसी हैं, आपने बहुत कठिन समय में ये काम देकर हमारा साथ दिया है, वगैरह वगैरह। मैं भी भावुकता में उसे नियमित तनख्वाह के अलावा भी कुछ ना कुछ देती रहती थी। हर महीने तनख्वाह के अलावा 1000-1500 तो शायद वो ले ही जाती थी। कभी बच्चों की फीस के नाम पर, तो कभी और कुछ कारण बताकर कहती, दीदी एडवांस से दो, तनख्वाह से काट लेना। लेकिन तनख्वाह कोई ऐसी तो थी नहीं कि वह इतना बड़ा एडवांस कटवा पाए, और अगर हम काट भी लेते तो महीने में फिर कभी देना तो पड़ता ही था। इसलिए वसूली तो बट्टे खाते में ही जाती रही। कुल मिलाकर हमें उसे रखना बहुत भारी पड़ रहा था, या यूँ कहें कि तयशुदा तनख्वाह से दुगना ही, लेकिन हम काम चलाते रहे। थोड़े दिनों में उसकी हदें बढ़ने लगी। वह दीदी दीदी करते मेरी ड्रेसिंग टेबल तक आने लगी। फिर कभी कभी उसका ब्राह्मण पुराण भी शुरू हो जाता। आपकी बर्तन वाली ठीक से काम नहीं करती है दीदी, कितने गंदे बर्तन रहते हैं, हमारे यहाँ तो सफाई ऐसी रहती है वैसी रहती है। हो सकता है कि उसका कहना सही रहा हो, लेकिन हर कुछ दिनों में बार बार वही बातें सुन सुनकर मुझे कोफ्त सी होने लगी थी। एक दिन मेरा मूड कुछ ठीक नहीं था और वह लगातार कुछ कुछ कहे जा रही थी। ज़रा से शोर में दुखने वाला मेरा सिर उसकी नॉन स्टॉप चल रही बातों से पक सा रहा था। परेशान होकर मैंने उसे डांटते हुए कहा, देखो कांता बाई, घर ऑफिस की जवाबदारियों में संतुलन बनाए रखने के लिए ही मैं तुमसे काम करवा रही हूँ, वरना मैं भी 25 साल से गृहस्थी चला रही हूँ और कोई काम ऐसा नहीं है जो मैं खुद नहीं कर सकती हूँ। तुम अब मेरी सासू माँ बनने की कोशिश मत करो। खैर, उस दिन तो बात आई गई हो गई, लेकिन क्रमशः मैंने महसूस किया कि मेरे पति, ससुर साहब और घर पर उसका अधिकार भाव बढ़ने लगा है। भैया भैया करके इनके चारों घूमती। कभी भैया आटा ख़त्म हो गया है तो कभी चीनी ख़त्म हो गई है, और ये सुनकर भैया बार बार बाजार दौड़ते रहते। मेरे बच्चे तो शिक्षा के सिलसिले में दूसरे बड़े शहरों में बाहर जा ही चुके थे। घर पर अब हम केवल 3 प्राणी ही बचे थे, ये, मैं और मेरे ससुर साहब। कई बार सुबह की चाय यही बना दिया करते थे। उस दिन सुबह मैं नींद में ही थी कि किचन में इनके दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। अरे सुनो ज़रा, इधर तो आओ। ये कभी ऐसे मुझसे नहीं बोलते थे। मैं आधी नींद के झोंके खाती हुई किचन की ओर दौड़ी। ये खाली डिब्बे दिखाते हुए बोले, तुमको चाहे बुरा लगे पर ये देखो, चीनी का डिब्बा खाली, चाय की पत्ती ख़त्म, चावल तली में, जिस डिब्बे को हाथ लगाओ वही खाली है। ये हो क्या रहा है घर में? और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर कभी इनको और कभी रसोई घर के खाली डिब्बों की ओर देख रही थी। महीने भर का राशन 15 दिन में ही ख़त्म हो गया था। मेरे दिमाग में कांताबाई के शब्द गूंज रहे थे, अरे दीदी आप दिल्ली गई, हमारे लिए कुछ नहीं लाई? तो मेरे 2-4 दिनों के लिए दिल्ली जाने में उसने ये कुल खिलाया था। मेरे पति बोले, इसको अभी हटाओ, नहीं तो मैं कब तक इस तरह सामान ला ला कर देता रहूँगा।
और उसी दिन कांताबाई को हमने घर से आउट कर दिया। उसने बाद में कई चक्कर लगाए। दीदी हमसे क्या गलती हो गई, हम तो घर जैसे काम करते थे। मैंने उससे अधिक बात नहीं की, बस 15 दिन के पैसे दे दिए और कहा कि अब ये तुम खुद समझो कि क्या गलती हो गई। अब किसी पे एकदम डायरेक्ट इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकती कि तुम चोरी कर करके सामान ले गए। बाद में हेमा ने बताया कि उसने अक्सर ही कांता को बड़ा सा थैला लटकाए घर आते देखा था। हेमा को भी बड़ा दुख हुआ कि उसने किसको काम पर लगवा दिया था। दीदी लगता है मैं उसको ठीक से पहचानने में धोखा खा गई। दीदी सॉरी, मेरे को माफ़ कर दीजिए। एक बार फिर से खाना बनाने वाले की खोज शुरू हुई। एक दिन रविवार की दोपहर को जब मैं किचन में जूझ रही थी, एक लंबी चौड़ी मोटी तगड़ी पंडिताइन आई। आपको खाना बनाने वाले की ज़रूरत है? मैंने कहा हाँ। मुझसे डबल साइज़ की उस बाई ने कहा कि बैठने की व्यवस्था करो, खड़े खड़े कैसे बात करेंगे। मैंने बाहर बरामदे का ताला खोला। वह खुद ही कुर्सी खींचकर और पैर ऊपर कर बैठ गई। कितने लोग हैं आपके घर में? 3। मेहमान आएंगे तो उनका अलग से देना होगा। चलो अम्मा ठीक है। पंडित जी तो अब रहे नहीं, सो मजबूरी में काम कर रही हूँ। कभी कभी शादी ब्याह में खाना बनाने जाना पड़ता है, कभी श्राद्ध का और कभी और किसी बुलावे का। पर आप चिंता ना करो, हम अपना काम एडजस्ट कर लेंगे। हम आपका काम एडजस्ट कर लेंगे। शाम का खाना भी बनाऊंगी तो तुमसे 2000 झटक लेंगे। ये बात कम से कम 10-15 साल पुरानी है, तो उस समय 2000 काफ़ी होते थे। उसका गेहुआ रंग कुछ गोरेपन लिया था और कंजी सी आंखों वाली वह पंडिताइन मुझे बड़ी तेज़ लगी। लेकिन अपनी ऑफिस की व्यवस्था और मेहमानों के आने जाने के समय घर की व्यवस्था सुचारू चलती रहेगी, ये देखकर मैंने हाँ कर दी। लेकिन जब इनसे इस बारे में बात हुई तो ये मुझे सावधान करते हुए बोले कि ये बाई हमारे घर पर नहीं चलेगी। मैंने कहा देखते हैं। अगले दिन सुबह मेरी नींद भी नहीं खुली थी कि महारानी जी आ गईं। उनका पहला फरमान जारी हुआ। अरे अभी तक आपकी झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली बाई नहीं आई क्या? हमें तो भैया गंदे चौके में काम करना नहीं सुहाता। मुझे पहले साफ सुथरे बर्तन निकाल कर दो। मन में तो आया कि हमने तो घर में कुक रखी थी, ये तो पंडित जी गले पड़ गए। लेकिन चुप रहते हुए मैंने मन ही मन तय कर लिया कि कल से इसके आने के पहले ही बर्तन निकाल कर बाहर रख दिया करूँगी। फिर मैंने ऊपर अलमारी में से जो बर्तन रखे होते एक्स्ट्रा, वो निकाल के उसको दिए। एक दिन हमारे घर में शायद कोई पूजा भी थी, जिसके लिए एक पंडित जी आए थे। अब पंडित जी की पूजा विधि और उनके मंत्रोच्चार पर उसकी टिप्पणियाँ शुरू हो गईं। ये पंडित जी क्या कर रहे हैं? इन्हें कुछ आता भी है? अरे पंडित जी मंत्र तो सही बोलो। उसके बाद भैया ऐसे करो, भैया ये करो। इसी बीच में उसका मोबाइल आ गया और वह ज़ोर ज़ोर से अपनी बेटी से बातें करने लगी। अरे मुन्ने को सैंडलक खिलाया करो। जब मैंने कहा कि अम्मा पंडित जी के लिए फलाहारी खीर बनेगी, टपाक से अम्मा ने पलटवार करते हुए कहा, क्या हमारे 4 हाथ हैं, इकट्ठे इतना काम कैसे करें? कहीं और होता तो हम इतने काम के 300 रुपये झटक लेते। अरे अम्मा क्यों घबराती हो, हम तुम्हें पूजा के लिए किए गए काम के अलग से पैसे दे देंगे। तब जैसे तैसे खाना बना। अम्मा ने आराम से बैठकर खाना भी खाया और मुझसे 300 रुपये भी झटक लिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह मेरी असिस्टेंट है कि मैं उसकी। उस दिन के बाद उसकी बातों की झलकियाँ कुछ इस तरह की रहीं। अब की बार तुम बाज़ार जाओ तो मेरे नाती के लिए कम्बल ले आना। अच्छा अम्मा, कल मैं नहीं आऊँगी, घर में पूजा है।
ठीक है, आज शादी का खाना बनाने जाना है। छठे सातवें दिन मैंने कान पकड़ लिए, अब इसको झेलना मेरे बूते की बहार की बात है। एक दिन कहना ही पड़ा कि अम्मा तुम रहने ही दो, खाना हम खुद बना लेंगे। नहीं भाई, अब हम रोज़ आएंगे। नहीं अम्मा, मैंने निश्चयात्मक स्वर में कहा। तंग हो गए थे उससे। वह दिन और आज का दिन मैंने किसी खाना बनाने वाली को नहीं रखा। अब कुछ दिन पहले से रख लिया है, लेकिन बहुत दिन तक नहीं रखा। हेमा के बाद आई उन दो पंडितानियों के लालची स्वभाव और दादागिरी से मैं तंग आ गई थी। मैंने किचन के प्लेटफॉर्म पर 2 गैस चूल्हे इकट्ठे रखे, 2 कुकर और 2 कढ़ाइयाँ चढ़ाकर मेरा नाश्ता खाना 9 साढ़े 9 बजे तक बन जाया करता। महीने का खर्च भी आधा हो गया और तेल की खपत में तो बहुत कमी आ गई, मानो कभी ख़त्म ही नहीं होता था। घर में शांति, प्राइवेसी और खाना भी हमेशा लाजवाब। तो इस तरह मैंने भी बाई को कहा बाय बाय। कितनी मज़ेदार बात है। और सच में कई बार जो घर में ऐसे लोग आ जाते हैं ना, उससे में तो ये लगता है कि भाई वो हमारे असिस्टेंट है कि हम उनके असिस्टेंट हैं। हमें ही असिस्टेंट बना के रख देते, ये उठाओ वो उठाओ, ये करो वो करो, ये दो वो दो। चलिए, आशा है आपको इस मतलब तनाव भरे जीवन में आपको कुछ हंसी आई होगी इसको पढ़ के सुन के। तो आप ऐसे ही मेरी कहानियाँ सुनते रहिए और उन पे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए और अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग।